अब कौन सी तारीख अपने आप को दोहराती है, तहरीक अदम एतमाद वाली या प्राइम मिनिस्टर के घर जाने वाली? यह फैसला वक्त करेगा। आप मुझे तो नहीं कह रही पैराशूटर, आप अहमद जवाद साहब को कह रही हैं पैराशूटर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। तहरीक अदम एतमाद बहुत बड़ा मामला है और इस मामले के हवाले से अपोजिशन ने अपने आप को ग्रैंड अपोजिशन होने का ऐलान करते हुए यह बताया है कि हम तहरीक अदम एतमाद लेने जा रहे हैं। अब उसकी उसूली तारीख का फैसला अभी तक नहीं हुआ, इसके बावजूद राब्तों में तेजी कर दी गई है, सियासी राब्ते बढ़ा दिए गए हैं। आज शहबाज शरीफ साहब ने चौधरी बरादरान से उनके घर जाकर मुलाकात की है। बड़ी सेंसेशनल किस्म की फुटेज है, अगर हम दिखाएं तो परवेज इलाही साहब मौजूद हैं, उनके साथ चौधरी शुजात हुसैन साहब मौजूद हैं, पीएमएलएन की सीनियर लीडरशिप मौजूद है। 3 अदवार में ये मुलाकात हुई है। पहले दौर में सारी लीडरशिप बैठी हुई थी, दूसरे दौर के अंदर सिर्फ 3 एक मोतबर शख्सियात बैठी और आखिरी दौर के अंदर यह डिसाइड करना बाकी था कि आखिर करना क्या है, यानी इत्तेहादियों को तोड़ना है तो कैसे तोड़ना है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि इत्तेहादी यकीनन हुकूमत के साथ मिले हुए हैं तो हुकूमत अपने नंबर्स पूरे किए हुए हैं। अगर उनमें से कोई 2-4 इत्तेहादी टूटते हैं तो हुकूमत के लिए बड़ा सेटबैक होगा, लेकिन यह कई दफ़ा हो चुका है। पाकिस्तान में 2 दफ़ा तहरीक अदम एतमाद आई, जिसकी तफसील मैंने गुज़िश्ता अपने शो में रखी थी। दोनों दफ़ा बुरी तरह पिट गई। अब तहरीक अदम एतमाद अगर आती है तो क्या ये इत्तेहादी जो तासुर कायम करते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, हमें मराआत नहीं मिल रही, हमारी पब्लिक हमसे नाला है, हुकूमत परफॉर्म नहीं कर रही, वो ये सब कुछ करके तमाम तर बेनिफिट लेकर दोबारा हुकूमत के साथ सेटल हो जाएंगे, या फिर ये टूटेंगे, अपोजिशन से मिलेंगे और हुकूमत को घर भेजने का उसूली फैसला होगा। अब एक तारीख ये भी है जो मैं गुज़िश्ता रोज़ फिर शो में बता चुका था कि पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल अभी तक मुकम्मल नहीं किए, चौथे साल में उनको घर भेज दिया जाता है। अब कौन सी तारीख अपने आप को दोहराती है, तहरीक अदम एतमाद वाली या प्राइम मिनिस्टर के घर जाने वाली? यह फैसला वक्त करेगा। लेकिन इत्तेहादी इस वक्त शदीद नाला है और खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। अहमद जवाद साहब कुछ दिन पहले शदीद नाराज़ हुए मरी वाक़े के ऊपर, उसके बाद वो सेक्रेटरी इत्तलात थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कुछ अर्सा तुर्की में गुजारा और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ज्वाइन कर चुके हैं। आज के मैं अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ करा देता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अहमद जवाद साहब, अब मैं इन्हें साबिक सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहूँ या मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा कहूँ, जो भी है, बहरहाल फैक्ट्स यही हैं। उसके बाद हमारे दूसरे मौजूद मेहमान हैं जनाब जमशेद इकबाल चीमा साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आप सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मोहतरमा सायरा बानो साहिबा, GDA से आपका ताल्लुक़ है, आप हुकूमती इत्तेहादी हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट कोalition पार्टनर्स में से एक हैं, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनके भी अपने ग्रीवेंसेस होंगे। मीर सरफराज बुगटी साहब थोड़ी देर में हमें टेलीफोन पे ज्वाइन करेंगे, उनसे भी हम जानेंगे कि वो बार बार सेनेट के अंदर जो वॉकआउट कर रहे हैं, क्या उनकी मांगें पूरी होने जा रही हैं या उनके साथ भी जो मसाइल हैं वो मजीद बढ़ने हैं आने वाले दिनों में। अहमद जवाद साहब, सबसे पहला सवाल आपसे, क्या रीज़न बनी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ही क्यों, यानी PTI के मंशूर को सारा आपने इतना बड़ा डेंट पहुंचाया जितना PTI ने अपने आप को नहीं पहुंचाया होगा? नहीं, PTI को तो खुद PTI ने सबसे ज़्यादा हमेशा नुकसान पहुंचाया है और इस बात को तो इमरान खान साहब अपनी मीटिंग्स में भी इसका एतराफ़ करते थे। सिर्फ एक एतराफ़ नहीं, वो करते थे कि वो PTI कहते थे, जबकि मैं ये कहता हूँ कि PTI को खुद इमरान खान ने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। आपका सवाल कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्यों? देखिए, मैं एक सियासी जो एवोल्यूशन ऑफ थॉट्स होता है, वो मेरा ख्याल है कि हमारे लिए कोई भी सियासत में अगर सबसे बेहतरीन एग्जांपल है तो वो कायद-ए-आज़म की। कायद-ए-आज़म ने कांग्रेस ज्वाइन की, एक ऑब्जेक्टिव था, एक मकसद था, लेकिन एक स्टेज आई कि जहाँ पे उनके सामने ये क्लियर हो गया कि जिस मकसद के लिए उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी वो नहीं हासिल हो सकता, और वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग में आ गए और उन्होंने पाकिस्तान की बुनियाद रखी। ये मिसाल देने का सिर्फ वाहिद ये मकसद है कि सियासत के अंदर जो लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, उनका एवोल्यूशन ऑफ थाट्स जो है वो जारी रहता है।
और हमारे मुल्क में एक और एवोल्यूशन ऑफ थॉट्स भी है, लेकिन उसकी बुनियाद डील्स के ऊपर है, उसकी बुनियाद है हुकूमत वक्त को ज्वाइन करना। आप किसी डील के तहत नहीं जाए। मेरी तो ना कोई डील है, और हुकूमत वक्त को छोड़ के मैं जो है अपोजिशन को ज्वाइन कर रहा हूं। शरीफ साहब को आप पीटीआई के प्लेटफॉर्म से चोर कहते रहे, नवाज शरीफ साहब को बड़ा चोर कहते रहे, इसके अलावा मरियम नवाज शरीफ साहिबा से मुतालिक, लेकिन आपने बड़े नस्तालीक अंदाज में गुफ्तगू की, ये कभी डायरेक्ट इस तरह के मैं कभी भी चोर डाकू का लफ्ज़, तो फिर आप उनके साथ खड़े होकर तस्वीरें आ रही हैं आपकी, तो बड़ा अचंभे की बात है ना। देखें, एक तो ये है कि मैं पार्टी में होते हुए भी, तहरीक इंसाफ में भी होते हुए, इस चीज़ को कभी मैं नहीं कहता था चोर और डाकू। मैं ये समझता हूँ कि महज़ब मुआशरों के अंदर अगर इस बात का फ़ैसला हमने एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना है, मैं आपको कुछ करार दे दूँ, आप मुझे करार दे दें, तो इससे तो रूल ऑफ लॉ नहीं होता, इससे तो महज़ब मुआशरे नहीं बनते। महज़ब मुआशरों में रूल ऑफ लॉ यानी कि एक प्रोसेस के तहत आप कहते हैं ये कन्विक्टेड है और ये कन्विक्टेड नहीं है, ये चोर है, ये नहीं है, लेकिन इसका फैसला जो है वो जिस तरीके से तहरीक इंसाफ या इमरान खान ने एज ए लीडर ऑफ तहरीक इंसाफ जो कौम को एक चोर डाकू का 18 साल तक एक नैरेटिव दिया, जिसकी बुनियाद पे हम हुकूमत में आए, हुकूमत में आने के बाद हमारा ये नैरेटिव खत्म हो जाना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि 18 साल के बाद जब हम हुकूमत में आए तो हमारा इस नैरेटिव पे नहीं चलना चाहिए था। अब हमें परफॉर्म और डिलीवर करना चाहिए था, और जो हमने कहा है उसको साबित करते कि ये चोर हमने कहा था, हमने साबित कर दिया, ये डाकू था, ये साबित कर दिया। आप समझते हैं कि अब तहरीक इंसाफ से बेहतर कैंप में है इस वक्त? बिल्कुल, मैं समझता, देखें इनकी लीडरशिप को भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान की तारीख में, सियासी तारीख में किसी को भी इतनी ज़्यादा रिपीटेडली किरदार कशी, एहतसाब, जो कि एक इम्तियाजी एहतसाब, चाहे वो मुशर्रफ का दौर था या इमरान खान का दौर था, लेकिन कुछ भी साबित नहीं हो सका। सिर्फ एक परसेप्शन के तहत एक किरदार कशी करके आपने इनके बारे में नैरेटिव जो था वो पॉलिटिकल था, और ये जो किरदार कुशी हुई है पॉलिटिकल किरदार कुशी, ये विक्टिमाइज किया गया है, रिपीटेडली किया गया है। इस मुल्क में आज मोटरवेज, फ्लाईओवर्स, अंडरपासेस, रोड्स, ये विजन जो है ये तो नवाज शरीफ ने दिया, आज 30 साल के बाद सब उसको ओन कर रहे हैं। मेट्रो, एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कॉन्सेप्ट नवाज शरीफ ने दिया। तो इस मुल्क ऑरेंज ट्रेन का जो आज हम देख रहे हैं, ये 5-10 साल के बाद जो भी हुकूमत होगी वो भी इसको फॉलो करेंगे। यानी विजन तो ये होता है ना कि आप वक्त से पहले कौम को और मुल्क को बताते हैं कि ये आपके लिए अच्छा है, और फिर कुछ अरसे के बाद सबको पता चलता है कि हाँ ये विजन था। तो ये तो हमारी एक हिस्ट्री है कि इस मुल्क में डेवलपमेंट के सब बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो आज से 15 साल 20 साल पहले जो लीडरशिप लेके आई, जिन्होंने पीटीआई में किसे ठहराते हैं? देखें, मैं तो इसमें एक पार्टी के अंदर जो भी माहौल होता है, जो भी उसके अंदर कल्चर होता है, उसकी जिम्मेदारी उसके लीडर के ऊपर होती है। वो अपने कंडक्ट से, खान साहब आपकी नजर में बिल्कुल खान साहब रिस्पांसिबल है, वो इस अपने कंडक्ट से अपनी टीम को इंस्पायर करते हैं कि आपने किस तरीके से अपने आप को कंडक्ट करना है। ने आपको सेनेटर बनाना है या आपको एमएनए की टिकट देनी है? ये तय हुआ है नहीं हुआ है? जमील, मैंने क्या आपको थोड़ी देर पहले कुछ तो बताएं। नहीं, लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने आपसे क्या कहा था कि मेरा फर्क सिर्फ यही है कि मैं किसी डील के तहत जो है एक पार्टी से दूसरी पार्टी में नहीं हुई आपकी, नहीं कोई ऐसी, मैं सिर्फ एक मकसद है मेरा, और जिस मकसद को मैं यहां हासिल नहीं कर सका उसको वहां हासिल करने की कोशिश करूंगा। मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेकाम आए, जो कि इस वक्त पाकिस्तान की सालमियत के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका हुआ है। मकसद ये है कि एक आम आदमी की जिंदगी में कुछ चेंज आए। मकसद ये है कि तुर्की की तरह पाकिस्तान के अंदर भी डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बने, और एक कंटिन्यूअस, एक सस्टेनेबल जो है एक कॉन्सेप्ट बने। समझते हैं कि नवाज शरीफ और शहबाज वो मैं समझता हूं कि बेस्ट ऑप्शन जो है वो यही। राइट। जमशेद इकबाल चीमा साहब, जनाब आपके पौधे के ऊपर से, दरख्त के ऊपर से आपके अपने परिंदे फुर फुर करके दूसरी तरफ जा रहे हैं, इत्तेहादी भी टूट रहे हैं। सच एन अनफॉर्चुनेट स्टेट ऑफ अफेयर सर, ऐसा क्या हो गया है? देखिए, पहली बात तो ये कि कोई इत्तेहादी नहीं टूट रहा, सारे इत्तेहादी इधर हैं, और अगर तो तहरीक अदम-ए-एतमाद पेश कर दी तो उस दिन आप कहना कि इत्तेहादी टूट गए हैं, ये टूटने का इम्कान है। अगर तहरीक अदम-ए-एतमाद पेश नहीं होती तो फिर इसका मतलब है कोई भी टूट। सर, आपके अपने लोग टूट रहे हैं, इत्तेहादी तो बाद की बात है। हमने देखें, हमारे अपने लोग जो हैं, ये छोड़ दें इस बात को ना, अब यहाँ बैठे हुए अच्छा नहीं लगता, बंदा बुरा लगता है कि अगर आपका करैक्टर ये हो कि अचानक ही आपको आपकी तंजीम साजी में आपकी जगह ना बने और आप बाहर निकल कोई और बात कर दें, तो ये बिल्कुल आप गैर अहम हो, किसी अहम जगह लगा दिया जाए और आप अचानक आपको पोजीशन वापस ली जाए और आप दूसरी तरफ, ये तो बिल्कुल ही मैं समझता हूँ कि ये तो कोई करैक्टर ही नहीं है। अच्छा जमशेद इकबाल चीमा साहब, अगर आप नाराज ना हो तो मैं एक चीज़ यहाँ पर कह दूँ। देखें, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है
कि नाज बलोच साहिबा जब तक प्रोएक्टिव रही हैं वो अच्छी थी पार्टी के लिए, जिस वक्त उन्होंने छोड़ा ये कहना शुरू कर दिया गया तो वो गैर अहम थी। इसी तरह मैं अहमद जवाद साहब को इतना ज़रूर जानता हूँ कि बड़े नस्तालिक किस्म के आदमी हैं, गैर अहम थे नहीं थे, 20 साल खान साहब के साथ रहे, तो कम से कम आप अपने लोगों को रिटेन नहीं कर सकते, तो उसके बाद उनको ना इस तरह से डिस्कस, मेरा ख्याल है या तो उस चीज़ को रियलाइज़ करें कि लोग आपको छोड़ के क्यों जा रहे हैं। देखें, मैंने बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं कहा कि ये जो नाज बलोच साहब गैर अहम थी, हमेशा वो बड़ी एक्टिव थी और उन्होंने बड़े मुश्किल हालात में काम किया। सच्ची बात है, मैं वो बात कर रहा हूँ जो मैं वो बात करता हूँ जिसका मुझे पता है, जितनी पता है आपको पता है, बहुत ही मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। मुझे मतलब आप कह लें कि जो मैं बात अहमद जवाद साहब के बारे में कर रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। अच्छा। तो मैं समझता हूँ इससे आप मुझसे कोई गैर मुहज़्ज़ब लफ्ज़ एक्सपेक्ट ना करें, कोई गैर मुहज़्ज़ब लफ्ज़ एक्सपेक्ट ना करें, मैं कोई ऐसी बात ना करूँ। सिंपल सी बात है कि मेरे ख्याल में जो था मैंने कह दिया, ठीक है। सो मैं समझता हूँ कि ये कोई ऐसा नहीं कैरेक्टर कि आप एक दिन में आपके नज़रियात बदल, रातों रात नज़रियात बदल जाएं और रातों रात आप बड़ी अजीब सी बात कर दें कि जिस बंदे की कल तारीफ़ें कर रहे हो, लीडर मान रहे हो, जिस दिन आपकी जगह ना बने उस दिन आप चले जाएं और आप अजीब सी बात कर दें। सो मैं समझता हूँ ये बंदे की अपनी थोड़ी सी होती है, नहीं करनी चाहिए। कुछ टाइम चलो ले लें, कुछ 6 महीने लें, साल लें, समय लगे। जमशेद इकबाल चीमा साहब, जितना मुझे याद पड़ता है, मरी में जो वाकया हुआ 2-23 जाने गई, उसके ऊपर इन्होंने क्रिटिसाइज किया था। मुझे नहीं पता कि इनकी पार्टी शो कॉज मिला, उसके ऊपर शो कॉज मिला था। तो मेरे ख्याल में कुछ चीजें हैं जो उनको रियलाइज कर लेना चाहिए, अपनी कमियां कोताहियां भी समझ लो, अपने लोगों को रिटेन भी करना चाहिए। ये भी पॉलिटिक्स का एक हिस्सा होता है, ये नहीं होता कि बाहर से लोगों को, पैराशूटर्स को लाया जाता रहे। क्या ख्याल है? मैं कह रहा हूँ ये बात ठीक है। ऐसा अगर सिर्फ ऐसा होता तो ऐसा मैं समझता हूँ, ये अगर तंजीम में होते हुए पार्टी के अपना इतलात के सेक्रेटरी होते हुए ये करते तो डिफरेंट बात थी। ये इतलात के सेक्रेटरी नहीं रहे सर, होते हुए उन्होंने तनकीद की, उनको शोकाज पकड़ा दिया आपने। होते हुए और क्या करते? आई मीन आप देखें, उन्होंने तनकीद की, आपने शोकाज पकड़ा दिया। अच्छा, मैं इस पर डिस्कस नहीं करना चाहता, सच्ची बात। मैं कहता हूँ, देखें अहमद जवाद साहब इशू नहीं है। मैं समझता इशू पे हम डिस्कस कर ले, ज़्यादा बेहतर होगा हम इशू पे डिस्कस करें। आजकल जो इशू है वो अहमद जवाद साहब, इशू ये है कि इत्तेहादी टूटने लगे हैं। मैं कह रहा हूँ आपकी पार्टी के अपने लोग टूटने लगे हैं, ये बड़ा इशू है ना। मैं कहता हूँ हमारी पार्टी के लोग नहीं टूट रहे, बात खत्म हो गई। देखें, ये 2 करोड़ लोग हैं हमारे पास 2 करोड़ वोटर है। 2 करोड़ वोटर में कोई ना कोई टूटेगा, कोई इशू नहीं है। बहुत सारे लोग आएंगे, हर रोज़ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, हर लोग आप कह रहे छोटा मोटा छोड़ भी जाता है। ये इशू नहीं है, फ्रैंकली ऑनेस्टली स्पीकिंग। अगर इशू होता तो आप कह लें कि इनके साथ वोट बैंक होता, कोई अचानक इस तरह की बात होती तो हम मान जाते। अगर आप कह लें कि मतलब बहरहाल ये इनकी पोजीशन भी इन्फ्लेटेड थी, इन्फ्लेटेड पोजीशन पे बैठे हुए थे, वो गई तो फारग हो गई। इतनी सी बात है। सर, कोई अहम आदमी, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड टू हिम सर प्लीज? देखें, जमशेद इकबाल चीमा साहब के लिए बड़ी एक मुश्किल सूरत हाल होती है, क्योंकि हमारी पार्टी के अंदर एक कल्चर है कि आपने जब टॉक शो के अंदर जाना है तो आपने बड़ा एग्रेसिव किस्म का स्टांस देना है। उन्होंने बड़े हम्बल तरीके से बात की है, लेकिन इस तरह की बात करना कि इन्फ्लेटेड है, जो पार्टी का मरकज़ी सेक्रेटरी इतलात है वो मरकज़ी सेक्रेटरी इतलात ही होता है। उसके इन्फ्लेटेड या ना इन्फ्लेटेड होने की कोई उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। और जो मरी का जो वाक़या था, ये उस वक्त का वाक़या है कि जब ऑर्गेनाइजेशन तहलील हो गई और ओहदे हासिल करने के लिए सब लोगों ने अपने आप को पोजीशन करना शुरू कर दिया। मैंने पोजीशन करने की बजाय मैंने तो तनकीद कर दी, और मैंने सवाल भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर से किया। अगर मुझे ओहदे चाहिए होते तो मैं भी उस नहीं, अगर आप शहबाज गिल साहब की तरह करते तो आज आप किसी बड़ी पोजीशन पे होते। जी, वो तो देखें, मैंने आपसे कहा है ना कि एक लीडर अपने किरदार से जो है अपनी टीम को इंस्पायर करता है। अगर एक लीडर जो है पार्लियामेंट के अंदर एक एमएनए नंगी गालियां देता है और वो वापस जाता है और लीडर उसको कहता है कि तुम मेरे चीते हो, तो वो क्या मैसेज देता है? वो मैसेज यही देता है कि तुम सब लोग जाओगे, जो जाके गालियां निकालेगा, जो ये एग्रेशन दिखाएगा, जो अपोजिशन के चीथड़े उखाड़ेगा, वो मेरा चीता है। तो देखें, ये तो आप एक माहौल अपनी पार्टी को खुद दे देते हैं ना। ठीक है, हर कोई उसको नहीं फॉलो करता, लेकिन जो फॉलो नहीं करता उसके लिए मुश्किल है काफ़ी नौकरी करना। अहमद जवाद साहब आपकी इजाज़त है, मैं जमशेद साहब की भी इजाज़त, आपकी तरफ आता हूँ। जमशेद भाई, सायरा बानो साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, हुकूमत के इत्तेहादी हैं, GDA से आपका ताल्लुक है, कराची से आप रिजर्व सीट पे MNA हैं। सायरा साहबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क्या आपसे भी बैकडोर या ओपनली अपोजिशन राब्ता कर रही है आपको हुकूमत से तोड़ने के लिए? बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया मैंने, फिर भी। अस्सलाम वालेकुम जमील, और बाकी साथियों को भी अस्सलाम वालेकुम।
नहीं, अभी तक किसी अपोजिशन ने मेरी पार्टी की लीडरशिप से रब्ता नहीं किया। अच्छा, आपसे भी रब्ता नहीं किया? इंडिविजुअली कोई मिला हो तो वो दूसरी बात है, बट ये कि हाँ जी, प्रॉपरली जो एक रब्ता होता है कि क़यादत से रब्ता हो, वो अभी तक कोई रब्ता नहीं हुआ। अच्छा, सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले 2 लोगों ने आज मुलाकात की है, राब्ते हुए हैं उनके, GDA के ही बंदे हैं, आपका खबर पहुंची होगी आप तक, उसकी कंफर्मेशन करेंगी आप? जी, वो सूबाई असम्बली से ताल्लुक़ रखते हैं। हाँ, वो दोनों शहरियार महर और जतोई साहब दोनों सूबाई असम्बली से। तो मेरे ख्याल में इस तहरीक अदम एतमाद में अगर ये यहाँ पर नेशनल असम्बली में लेकर आ रहे हैं तो वो उन 2 का तो नहीं, वो आपकी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं ना, उनके राब्ते तो हुए, आप इसकी कंफर्मेशन तो करेंगी? नहीं, राब्ते आई डोंट नो कि वो किस कैडर में मिले हैं, पर्सनली जाके मिले हैं, क्योंकि अगर शहरियार महर अगर आज शहबाज शरीफ से मिले हैं तो उनके फादर तो आज असद उमर के साथ थे गोटके में। अच्छा, तो हुकूमत की आप इत्तेहादी हैं सायरा बानो साहिबा, और 3-3.5 साल आप लोगों ने गुजार लिया हुकूमत के साथ। आप हुकूमत की परफॉर्मेंस से, डिलीवरेंस से आप लोग खुश हैं बतौर GDA? नहीं जी, काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उस तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार मेरी क़यादत ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें कर दिया। हाँ। उसमें जो सबसे मेन जो हम लोगों से तहफ़्फ़ुज़ है वो महंगाई। अच्छा, कि जिसमें आवाम पिस रहे हैं और उसकी कोई दाद रसी नज़र नहीं आ रही, कोई ऐसा एक्शन नज़र नहीं आ रहा कि को एक्शन उठाया हो कि इस महंगाई को कम किया जा सके, या ख़त्म किया जा सके। आपके भी रिजर्वेशन यही हैं कि गैस, बिजली, पानी, महंगाई? हाँ जी, नहीं वो ऐसे तो अब जाहिर है, अब जब जो जिन चीज़ों से डायरेक्ट आवाम मुतासिर होती है वही मसाइल हैं। अब बाकी अगर सब चीज़ों का अगर आवाम को बताया जाए तो जाहिर है मेरा ताल्लुक सांगर से है, वहाँ से मैं मतलब जो कॉन्स्टिट्यूंसी हुई है, हाँ जी, तो जाहिर है मैं वहाँ पर किसी गांव में बंदे को बैठे हुए कि मैं उसको कुछ GDP ग्रोथ या करंट डेफिसिट तो मैं उसको नहीं समझा सकती। एब्सोल्युटली, यस। तो जब मैं उसके पास जाऊंगी तो उसका जो मेन मसला वो यही है कि गैस नहीं आ रही, पेट्रोल महंगा है, दवाइयाँ नहीं मिल रही और महंगाई है कि वो बढ़ती जा रही है। चले, मैंने आपसे सवाल किया था कि अपोजिशन आपसे रब्ता कर रही है, आपने कहा नहीं, हमसे रब्ता नहीं किया। चलें, इसका एक और सवाल मैं पूछ लेता हूँ एडिशनल, क्या आप लोग रब्तों की तवक्को कर रहे हैं? नहीं जी, कोई ऐसी तवक्को है भी नहीं, क्योंकि वो खुद क्लियर नहीं है। अच्छा, वो खुद क्लियर नहीं है, मतलब जो मेरा तज्जिया है जी वो खुद क्लियर नहीं है, क्योंकि मतलब अगर बात किसी पर्सनल पसंद नापसंद की बात आती है तो रीज़न भी तो हमें बताया जाए ना, इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाने का। ठीक है, महंगाई है, आवाम पिस रही है, तो इनके पास दूसरा हल क्या है? IMF की शराइत तो वही रहेंगी ना, इनके पास कौन सी ऐसी जादू की छड़ी होगी? मैं बिल्कुल मैं न्यूट्रल होकर मैं बात कर रही हूँ। एक मतलब समझ लें कि आप मुझे अवाम का नुमाइंदा क्या, मुझे अवाम ही समझें, यानी कि ऐसा क्या होगा वो हमें कन्विंस करें कि मतलब उनके पास ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ होंगी जिससे ये महंगाई का जिन काबू में आ जाएगा, जिसमें गैस के मसाइल हल हो जाएंगे, महंगाई, पेट्रोल, जो IMF से शराइत हैं वो तो वही रहेंगी, जो वायदे हुए हैं। आपकी इजाज़त से आप तो मेरे साथ मौजूद ही रहेंगी। मैं मीर सरफराज बुगटी साहब मेरे साथ टेलीफोन पर जुड़े हुए हैं। मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सेनेटर हैं, BAP से आपका ताल्लुक है। मीर साहब, आप इत्तेहादी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हुकूमत के साथ मौजूद हैं वफाक के अंदर। आप हैप्पी हैं हुकूमत की गवर्नेंस से, परफॉर्मेंस से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फारूकी साहब, देखें, ये बात दुरुस्त है जैसे मेरी बहन कह रही थी जी, कि जब हम अपने हलकों में जाते हैं या अपने लोगों में जाते हैं, मसाइल तो हैं, और मुल्की मसाइल ख़ास तौर पे जो इकॉनमी के हैं या गरीब आदमी के लिए जो महंगाई के मसाइल हैं, उन मसाइल को ना सिर्फ हम बल्कि PTI के अपने अरकान जो हैं वो भी फेस करते हैं। और अब जाहिर है कि दिस इज़ द ग्राउंड रियलिटी, लेकिन ये है कि हम इत्तेहादी हैं और हम 4 साल से एंजॉय कर रहे हैं इस इत्तेहाद को। तो जाहिर है फिर अब लास्ट मोमेंट पे कह देना कि हम इत्तेहादी नहीं है, तो इस तरह की बात तो नहीं है। राइट। अच्छा, तो आप लोग जिस तरह सेनेट से वॉकआउट किया कुछ दिन पहले, आप लोगों ने बड़े नाराज़ थे, आप लोगों की तरफ से रिजर्वेशंस रखी गई, क्या बलूचिस्तान के मामलात के ऊपर प्राइम मिनिस्टर से बात हुई है? इसके ऊपर उन्होंने कुछ मामलात हल करने का इंदिया दिया है आप लोगों को? देखिए, बुनियादी बात यह है कि वो कुछ दोस्तों ने जो वॉकआउट किया था हम उसमें शामिल नहीं थे, लेकिन ये जाहिर है वो हमारे दोस्त हैं। ये पार्टी का फैसला शायद नहीं था, उनका इंडिविजुअली था
और लेकिन ये हमारा एक राइट है, डेमोक्रेटिक राइट है। जब आप पावर शेयर करते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट में होते हैं, तो आपकी ये ख्वाहिश होती है कि मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन आप अपने लोगों की कर सकें। तो हमारे दोस्तों जिन्होंने ये वॉकआउट किया था, उनके जहन में भी ये था कि हम अलार्म कर सके हुकूमत को या अपने इस बिहेवियर से उनकी तवज्जो अपनी तरफ दिला सके। तो ज़ाहिर जब तवज्जो नहीं होगी तो फिर लोग इस तरह का एक्ट करते हैं। लेकिन ये है कि उस एहतजाज के पीछे कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे वज़ीर आज़म गैर मुस्तहकम हो रहे हों और हम उसका हिस्सा हों। आपको लगता है कि आप तहरीक अदम एतमाद, जो मुमकिन तहरीक अदम एतमाद है, उसका हिस्सा नहीं होंगे? फारूकी साहब, पॉलिटिक्स में डोर ऑफ डायलॉग इज ऑलवेज ओपन। हतमी बात करना तो मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये आपके पास रिकॉर्डिंग होगी और कल आप चला रहे होंगे। अच्छा। लेकिन अभी तक की बात यह है कि हम किसी भी सूरत में इस अदम एतमाद का हिस्सा नहीं होंगे। अच्छा, अब तक की जो लेटेस्ट है उसके मुताबिक आप अदम एतमाद का हिस्सा। अच्छा, आपसे अपोजिशन ने किसी ने राब्ता नहीं किया? नहीं, फिलहाल तो नहीं किया। कोई राब्ता नहीं हुआ? किसी अपोजिशन का कोई राब्ता नहीं है आपसे? शहबाज शरीफ साहब का या दीगर का? क्योंकि काफ लीग से मुलाकातें हो रही हैं आज की तारीख तक। नहीं, हमसे कोई राब्ता नहीं किया। राइट, आप साथ रहिएगा। जमशेद इकबाल चीमा साहब, कोई इत्तेहाद ही नहीं टूट रहा सर? जी देखें, फ्रैंकली मैं आपको बताऊं जमील, थोड़ा सा ना इसको थोड़ा सा देखो, जरा लॉजिकल देखो चीज़ों जी। को। प्लीज। लॉजिकल ये है कि यू कैन से तीन चीज़ें तय होनी है। एक ये कि अगर अपोजिशन सारी इकट्ठी हो जाए तो उसमें देखें हमारे पास तीन पार्टियां हैं, तो तीन पार्टियों के तहफ़्फ़ुज़ात का लफ्ज़ बड़ा इस्तेमाल होता है। आप कह लें कि ओवरली यूज़ करते हैं सियासतदान इस लफ्ज़ को, तहफ़्फ़ुज़ात। और आप कह लें कि हमारे 156 वोट अपने हैं, जिन लोगों के 70 वोट 80 वोट अपने हैं, तो ये सारी अपोजिशन को इकट्ठा करें तो फिर तो ये ऐसे ही जैसे एक टोकरी में मेंढक इकट्ठे करना। ये मतलब आप कह लें कि टोकरी में मेंढक इकट्ठे करना, कभी कोई उछल के चला जाएगा, कभी कोई उछल के चला जाएगा। और फिर इसमें यह है कि आप कह लें इसमें तीन उम्मीदवार हैं वज़ीर आज़म के। मुस्लिम लीग खुद है, बिलावल साहब हैं, फजलुर रहमान साहब हैं, और बिलावल इसमें कहीं चौधरी शुजात साहब भी होंगे सर। कौन होगा फिर ये तय होगा कि वज़ीर आज़म का जी मेरा वो डिप्टी प्राइम नहीं, वो तो हमारे इत्तेहादी हैं, वो नहीं है। लेकिन तीन लोग तो वज़ीर स्लिप ऑफ टंग था, लेकिन अच्छा स्लिप ऑफ टंग था। मैं बात करने लगा था कि इसमें देखें, इसमें एक चीज़ होनी है कि वज़ीर आज़म कौन होगा, दूसरा कि वज़ीर आज़म का टेन्योर क्या होगा, टेन्योर तय होना। टेन्योर में बिलावल साहब को 90 दिन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बिलावल साहब को या जरदारी साहब को 90 दिन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको इंटरेस्ट है 1.5 साल में। और मुस्लिम लीग नून को 1.5 साल में या 1 साल में, 1.25 साल में, 9 महीने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनका दिल करता है कोई बंदा आए, आके कोई इलेक्शन कराए और अगले दिन चला जाए। ठीक है, इस तरह तो लोग नौकरों को वज़ीर आज़म बनाते हैं, इस तरह तो लोग वज़ीर आज़म आप कह लें कि नहीं बनता कोई प्रॉपर जिस बंदे की पार्टी हो वज़ीर आज़म नहीं बनता। तीसरी बात है कि जो इक़्तिदार की या इख्तियार की तकसीम है कि मुस्लिम लीग नून को क्या मिलेगा, बाकी लोगों को पीपल्स पार्टी को मिलेगा, बाकी लोगों को क्या मिलेगा। सो मैं समझता हूँ कि इत्तेहादियों को, जो आप कह लें जो हमारे इत्तेहादी हैं, एक तो पहली बात ये जाने को तैयार नहीं है कि सारे के सारे माजी के डसे हुए हैं। MQM पीपल्स पार्टी के साथ मेन इख्तलाफ MQM का है, और चौधरीयों का जो सबसे ज़्यादा डैमेज हुए हैं, जिनके हाथों सियासत उनकी दफन हुई, वो नून लीग है। नून लीग ने बाकायदा क्वेश्चन की उनके साथ, उन्हें मतलब आप कह लें कि एक जिस तरह फिर आपस में अगर देखें तो आज जरदारी साहब के जितने नाम हैं, वो 10% हो, 30% हो, वो आप कह लें कि उनको फैंटी लगाने की बात हो, ज़ुबान काटने की बात हो, बेनज़ीर साहबा की कैरेक्टर असैसिनेशन की बात हो, नुसरत भुट्टो साहब के माजी को खरीदने की बात हो, फिर आप कह लें तकबीर और ज़िंदगी में रसालों में कुछ तस्वीरें छापने की बात हो, साहिल समुंदर की आप कह लें चीज़ें लाने की बात हो, ये सारा कुछ नून लीग ने किया हुआ है। और आज भी वो उसे सिलेक्टेड या ये कह लें कि इस तरह की बात करते हैं बिलावल के बारे में और मियाँ साहब के बारे में। उनकी गिरदार का लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल कर चुके हैं, सिक्योरिटी रिस्क का लफ्ज़ बार बार दोनों तरफ इस्तेमाल हो चुका है। मियाँ साहब का एक बयान, शायद आप छोटी है, आपकी उम्र छोटी है, यहाँ बैठे सरफराज मुफ्ती साहब को पता होगा या अहमद जवाद साहब को पता होगा। मियाँ साहब ने एक बार एक बयान दिया था, जंग में छपा, नवाए वक्त में छपा। उन्होंने कहा कि मेरा ये आप कह लें पहला टेन्योर था इनका 90 वाला। उन्होंने कहा कि मेरा दिल करता है पीपल्स पार्टी को काट के बहरे हिंद में गर्क कर दूं, क्योंकि ये मुल्क दुश्मन पार्टी है। मेरा दिल करता है मैं पीपल्स पार्टी को काट के बहरे हिंद में डबो दूं। मुझे याद है, अच्छी तरह याद है। ये
अच्छा, आपको याद होगा ये माजी है आप कह लें मुस्लिम लीग नून की, आप डिक्टेटरशिप का या एक जमहूरी कदरों का। इस माजी के साथ ये पार्टी लोगों की याददाश्त जितनी। अच्छा, जमशेद इकबाल चीमा भाई, आपकी इजाज़त से एक ब्रेक लेना है, मुख्तसर ब्रेक लेना है क्योंकि कमर्शियल्स का एक मामला होता है। ख्वातीन उस्ताद ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो ये डिक्टेटोरियल जो माइंड सेट है वह क्या किसी एक पार्टी का तुर्रा इम्तियाज़ है या जो शख्सियत परस्ती की सियासत है ये हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्री का ही तुर्रा इम्तियाज़ है? हम इससे नहीं निकल पाते, वो कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो इस माइंड सेट से बाहर निकल पाती हो। आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले जमशेद इकबाल चीमा साहब फरमा रहे थे कि जो आमराना रवैये हैं वो PMLN का तुर्रा इम्तियाज़ है। अब मुझे उनसे ये पूछना है कि ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर तमाम सियासी जमातों का ही खासा है या सिर्फ ये PMLN का खासा है, या पीपल्स पार्टी को ही समझते हैं कि उन्हीं के अंदर ही है ये डिक्टेटोरियल माइंडसेट? चीमा साहब। नहीं, मैं बेसिकली देखें हमारे साथ तो अभी जो भी इत्तेहादी थे सारे चल रहे हैं। जब सारे चल रहे हैं तो जो आप कह लें कि बिटरनेस है या कोई माजी की खराबी है वो नून लीग और काफ लीग के दरमियान वो मुस्लिम लीग नून की और काफ लीग की है। अगर पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान कोई इस तरह की बिटरनेस है तो उन दोनों की आपस में है, या GDA के साथ भी अगर कोई बिटरनेस है तो इनकी है। लिहाजा आप कह लें कि कोई हमारे इत्तेहादी हमारे साथ हमारा साथ छोड़ने की वजह कोई नहीं उनके पास। और बेसिकली मैं समझता हूँ अभी तक इशू जो है शायद मुस्लिम लीग नून में मरियम बीबी या नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान तय नहीं हुआ कि किन शराइत पे कोई बात करनी है या किन पे नहीं करनी। देखें मुस्लिम लीग नून की सूरत ये है कि सारी पार्टी इकट्ठी हुई, सारी दुनिया को बुला के तो कहा कि लीडरशिप तय करेगी। मतलब सारी पार्टी शहबाज शरीफ तक, हकान अब्बासी, हज आसफ सारे इकट्ठे होके तो लीडरशिप कहाँ है जी जनाब? जो मफरूर है, जो बाहर गए हुए हैं वो तय करेंगे। सो इससे ज्यादा गैर जमहूरी या इससे ज्यादा बेबसी, इससे ज्यादा डिक्टेटरशिप क्या हो सकती है कि जहाँ सारी पार्टी इकट्ठी और सारी पार्टी इकट्ठी होके कोई एक सेंटेंस, एक फैसला ना कर सके, कहे कि फैसला लीडरशिप करेगी। कौन सी लीडरशिप इस मुल्क पे जिसकी स्टेक्स नहीं है, जिसका सियासत में हिस्सा कोई नहीं है, जो नो बॉडी है, इस सियासत का जो नो बॉडी है वो तय करेगा। और यहाँ पे जो पार्टी है जो कहते हैं जी हम बड़ी पार्टी है, पॉपुलर है, वो कुछ भी तय। लेकिन चीमा साहब ये तो आप मानेंगे ना कि शख्सियत परस्ती की सियासत है, चाहे वो खान साहब को लेकर हो या जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो या मोहतरमा को हो या फिर मियां नवाज शरीफ, शख्सियत परस्ती तो है बहरहाल इस मुल्क के अंदर, तीसरी दुनिया के अंदर। जी डेफिनेटली है, लेकिन देखें शख्सियत परस्ती होना एक आप कह लें शख्सियत परस्ती वाली बात भी ठीक है आपकी, लेकिन यहाँ तो बच्चा परस्ती है बाकायदा। शख्सियत परस्ती होना और बात है, बच्चा परस्ती होना और बात है कि आपका 16 साल का बच्चा, देखें इस खानदान में, शरीफ खानदान में जो बच्चा आज 8 साल का है, 9 साल का है, वो भी हाकान अब्बासी से आगे है, वो भी आप कह लें कि वो भी हाजा आसफ से आगे है, हाजा साद रफीक से उसकी अहमियत ज्यादा है। ये नहीं होता कहीं भी, थर्ड वर्ल्ड में भी ये नहीं होता। और अगर होता था कभी तो आज नहीं है। नेहरू खानदान भी आपके साथ ही बैठा हुआ है, बाकी मुल्कों में भी खानदान पुराने हैं, लेकिन ऐसा वो जाके 50 साल की उम्र में बारी आ जाए, किसी की 55 साल की उम्र में बारी आ जाए। आज भी मतलब आप कह लें वहाँ राहुल बैठा हुआ है 55 साल की उम्र में, लेकिन ये नहीं है कि 8 साल का बच्चा भी अगर सलमान शहबाज बारी के बात करने लगे तो हाकान अब्बासी को चुप करना पड़े। अगर मरियम बीबी का बेटा क्या है नाम है जुनैद सफदर बात करना शुरू करे तो वो चुप कर जाए। जुनैद जो कैप्टन सफदर है, कैप्टन सफदर के लोगों को खुशामद करना पड़े। एक मतलब आप कह रहे हैं ऑलमोस्ट ये जो बात कर रहे हैं, आदर्श की बात कर रहे हैं, बड़ी पढ़ी लिखी बात, नस्तलीक बात कर रहे हैं, अहमद जवाद साहब, भाई पता लग जाएगा कि आप खड़े कहाँ हैं, आप किस पार्टी में आ गए हैं। ये आपकी इजाजत से मैं अहमद जवाद साहब से पूछता हूं। अहमद जवाद साहब, नॉट मेनी क्वेश्चंस ही रेज्ड इन द लास्ट पार्ट। लोग उठ के भाग, एक मिनट लोग भाग पड़ते हैं उठ के। अच्छा चलो बोलो पड़ते हैं उठ के खुशामद करने को। मियां साहब उनके मुंह से नहीं निकलता, मियां साहब कहते हैं, मियां साहब कहना शुरू कर देते हैं, लुकनत आ जाती है जुबान में। और मियां साहब जो है उस बंदे पे खुश होते हैं जो मियां साहब कहे, मियां साहब उसके मुंह से ना निकले। इस पार्टी की देखें ये कौन सी जमहूरियत है, कैसी जमहूरियत है, मुझे नहीं समझ आती फ्रैंकली। और मैं कह रहा हूं, मैं बेसिक बात कर रहा था, चीमा साहब इनकी सुन ले, चीमा साहब सुन ले, आएगा ये नहीं आएगा, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उनके पास, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आएगा कि कुछ तय नहीं हुई, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आएगा कि तय कुछ नहीं हुआ। जी
जी देखें जमील साहब, आमराना रवैये की बात, डिक्टेटरशिप की बात और उसका रेफरेंस पीपल्स पार्टी या PMLN की तरफ दिया जा रहा था। मैं आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पिछले 3.5 साल में पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन में आपको बता देता हूँ। आप मुझे बता दें कि मैंने तो एटलीस्ट नहीं सुना कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुझे तो याद नहीं पड़ता कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन तहलील हो गई हो। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिस्ट्री निकाल के देख लें, पिछले 10 साल में कितनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन तहलील हो गई। पिछले 3.5 साल में आ जाते हैं, पिछले 3.5 साल में हुकूमत में आते हैं, अरशद दास साहब को सेक्रेटरी जनरल बनाया जाता है पार्टी का। 6 महीने गुजरते हैं तो चीफ ऑर्गेनाइज़र एक लाया जाता है, सैफुल्लाह नियाज़ी को बना दिया जाता है। 6 महीने गुजरते हैं, आमिर कियानी को सेक्रेटरी जनरल बना दिया जाता है। 1.5 साल और गुजरता है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन तहलील कर दी जाती है। और वो जो चीफ ऑर्गेनाइजर जिसको आपने 3 साल लगाया था एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने पे, अब वो पार्टी की किसी कोर कमेटी, किसी एग्जीक्यूटिव कमेटी, किसी चीज का वो हिस्सा नहीं। इसको कहते हैं आमराना रवैया, कि एक शख्स जो है वो पार्टी के तमाम फैसले करता है, उसका पार्टी के आइन से कोई ताल्लुक नहीं है, पार्टी की किसी कंसल्टेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, वो बस फैसला कर देता है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन उड़ा देता है। ये चीज़ें आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा शायद ही किसी और पार्टी में नजर आए। अब ये देखें, ये चीज़ जो है पार्टी के अलावा हुकूमत में भी देखी है हमने। आपने एक एहतसाब के नाम के ऊपर शहजाद अकबर अपना ओपनिंग बैट्समैन आप लेके आए, इसी तरह असद उमर को भी लाए थे। असद उमर को 6 महीने के बाद फारग किया, ठीक है। इनको शहजाद अकबर का तो ये देखें, एहतसाब का जो नारा लगाया चोर और डाकू का, 18 साल ये गेम खेली है हमने हुकूमत में आने के लिए, चोर डाकू का नैरेटिव। और जब हमने उसको साबित करना था तो आप एक ओपनिंग बैट्समैन लेके आए शहजाद अकबर, 48 ओवर हो गए, पीछे 2 ओवर रह गए, तो आपको ख्याल है कि ये तो बहुत स्लो खेल रहे हैं, इसको खेले नहीं आता। तो ये देखें, ये आपको सिर्फ तरीके इंसाफ में ही आपको इस किस्म की आमराना सोच, इस किस्म के डिसीशंस और इतनी इनकंसिस्टेंसी आपको नजर आएगी, किसी और पॉलिटिकल पार्टी में नहीं नजर आएगी। अब एक जिक्र किया था चीमा साहब ने, टोकरी में मेंढक, हो सकता है इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत मेंढक हों तो शायद इसलिए इनको ये मेंढक याद आ गए। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इन्होंने अपोजिशन को कहा, देखें पार्लियामेंट के अंदर 2 पार्टियां हों, 4 पार्टियां हों, 6 पार्टियां हों, जो हुकूमती बेंचों पे नहीं बैठती वो अपोजिशन के बेंचों पे बैठती हैं, वो जितनी भी तादाद हो, ना तो हम उनको मेंढक कहते हैं, हाँ अलबत्ता जो हुकूमत में होते हैं अगर उनकी अक्सरियत ना हो तो वो फिर डड्डू इकट्ठे करते हैं। वो डड्डू इकट्ठे करके तो वो एक जरूर टोकरी तैयार करते हैं कि जिससे वो हुकूमत कर सके। तो ये जो है जो डेफिनेशन चीमा साहब ने दी है, ये मेरा ख्याल हुकूमत पे आती है। फौरी इलेक्शन की बात की, इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ जो है ना वो सिर्फ ये चाहते हैं कि फौरी इलेक्शन हो। फौरी इलेक्शन क्यों होना चाहिए इस मुल्क में? क्यों 2018 का जो इलेक्शन है उसके ऊपर अब इतने बड़े क्वेश्चन मार्क हैं। इसके ऊपर तो अब साबित हो गया कि जिस तरीके से ये बताएं, आपसे राब्ता किसने किया था? PMLN से? देखिए मेरे पूरी स्टोरी सुनिए, किसने राब्ता किया था? देखिए मैं खुद राब्ता किया है, उन्होंने किया? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया ये। मैंने जब मरी वाक़े के ऊपर आवाज़ बुलंद की तो उसी रात मुझे जो है एहसन इकबाल साहब का मैसेज आया था, वो फ़ोन पे? जी। अच्छा। और एहसन इकबाल साहब के साथ ये है कि बीइंग अ प्रोफेशनल, मैं और एहसन इकबाल साहब हम जर्मनी में बर्लिन में थिंक टैंक्स में जाते रहे हैं मुख्तलिफ टाइम पीरियड। एक ही मीटअप, वो PML को रिप्रेजेंट करते थे, मैं PTI को करता था, और वहाँ पे हम अपनी अपनी स्पीच करते थे। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि एहसन इकबाल जैसा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट सियासतदान जो है वो हमारी सियासत में वेरी रेयर। उसकी जो ग्रिप है अपने सब्जेक्ट के ऊपर, चीन, उन्होंने आपको ऑफर किया? जी, उन्होंने मुझे ऑफर किया। क्या ऑफर किया? पार्टी ज्वाइन करने की। अच्छा, फिर? और उसके बाद जैसे जैसे वो डेवलपमेंट होती गई उनके साथ मेरा राब्ता रहा, और फिर जब मैं टर्की से वापस आया तो फिर यही उनसे मैंने कहा था कि जब मैं वापस आऊँगा तो आपसे मुलाकात होगी। फिर वापस आने के बाद जब उनसे मुलाकात हुई, वो इतनी सैर हासिल गुफ्तगू थी कि उसमें हमने सारे सब्जेक्ट्स को डिस्कस किया, मुल्क के हालात क्या हैं, या PML क्या करना चाहती है, या इस वक्त पाकिस्तान को क्या ख़तरात हैं। उसके बाद उस गुफ्तगू के बाद ये तय पाया कि फिर पार्टी की जो लीडरशिप है उनसे ये टाइम लेंगे और फिर मैं ज्वाइन करूँगा। तो एहसन इकबाल साहब का आई एम ग्रेटफुल टू हिम कि उन्होंने मुझे पार्टी में कोई पोजीशन दे रहे हैं
देखें मैंने तो आपको एमएनए के लिए लड़ना या सेनेटरशिप तो अलग चीज है। देखें आपने सवाल आपका बिल्कुल सही है। हमारे मुल्क अभी तक कोई पोजीशन नहीं दी, आप कारकुन हैं मिलन के। आपने हमारी सियासत के हवाले से बिल्कुल सही सवाल किया है कि हमारे यहाँ सियासत के अंदर जो है बात ही यहाँ से शुरू होती है कि आपको क्या मिल रहा है, आपको टिकट मिल रहा है, आपको सेनेटरशिप मिल रही है, आपको कोई ओहदा मिल रहा है, यहाँ से स्टार्ट होता है। मेरे नजरियात के अंदर ये चीज बाद में आती है, क्योंकि आप पीटीआई में भी इस चीज के आज तक पीटीआई में कभी मैंने ओहदा नहीं मांगा, लेकिन मुझे ओहदा दिया गया हमेशा, और मैंने ओहदा छोड़ा, कभी मुझे ओहदे से निकाला नहीं गया। मैंने हमेशा ओहदा जो है खुद छोड़ा, एक प्रोडक्ट बना के। जब वो मैंने देखा कि कोई और उसमें इंटरेस्टेड है तो मैं खुद उसमें से पीछे हट जाता था। बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं जो कि रिकॉर्ड का हिस्सा है। पीएमएलएन के अंदर भी मैं जो है एक कंट्रीब्यूशन एक सियासी जमात के, और उनकी भी यही तवक्को है, शहबाज शरीफ साहब की भी और एहसन इकबाल साहब की भी, कि वो एक तवक्को करते हैं मेरे से कि मैं अपने तजर्बे से जो मैंने पीटीआई के अंदर सीखा और जो चीज़ें वो समझते हैं, कुछ चीज़ों के ऊपर इत्तफाक राय भी हुआ है जिसके ऊपर मुझे ये टास्क किया गया कि मैं उसके ऊपर काम करूं। आप मार्च को लीड करेंगे? देखें मैं कहां से लीड करेंगे? इस्लामाबाद से? देखें अगर अब मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग का हिस्सा हूं, जो भी सर आपकी इजाज़त से एक ब्रेक लेता हूं, एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद वापस आऊंगा। साहब आप वेट कर रही हैं काफ़ी देर से, उनसे मुझे पूछना है कि रिजर्वेशन तो उनकी है, लोग उनसे राब्ते भी कर रहे होंगे, खान साहब उनकी सुनते भी हैं या नहीं सुनते हैं, या जिनके साथ उनकी मुलाकातें होती हैं हुकूमत में से वो उनकी बात सुनते भी हैं या नहीं सुनते हैं? आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। मैं अपने तमाम मौजूद मेहमानों का एक बार फिर से मशकूर हूँ, मेरे साथ जुड़े हुए हैं बराह रास्त इस शो में, और अहमद जवाद साहब का ख़ास तौर पे ये इनकी पहली अपीयरेंस है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को ज्वाइन करने के बाद। ब्रेक से पहले आप बात कर रहे थे, कंटिन्यू। जी जमील, देखें मैं फौरी इलेक्शन की चूँकि बात हो रही थी जी, देखिए मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं। हम एक अपोजिशन के तौर पे हुकूमत के ऊपर बहुत सारे, हम एक लिस्ट है हमारे पास, हम कह सकते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम। आप इतने चैलेंजेस में गिरे हुए हैं और इस वक्त आपकी ये जो पॉलिटिकल डिवीजन्स हैं और जो फॉल्ट लाइंस हैं ये कंट्रीब्यूट कर रही हैं उसमें, और पाकिस्तान को इन ख़तरात को देखते हुए, इन चैलेंजेस को देखते हुए, पाकिस्तान की सालमियत की खातिर मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो एक ऐसी हुकूमत जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आया और अब ये किसी हद तक एस्टेब्लिश भी हो गया कि 2018 का इलेक्शन जो है उसके ऊपर बहुत क्वेश्चन मार्क हैं, तो उसका हल तो यही है कि आज ना ये तरीके अदम एतमाद हो, ना कोई कुछ और चीज़ हो, इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवा दिए जाएं। हो सकते हैं जब वो इदारे आज़ाद नहीं है, आप लोग समझते हैं। ठीक है, मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ ना, सोल्यूशन इस चीज़ में ये है। तभी नवाज शरीफ का ये कहना है कि वो चाहते हैं कि अगर तहरीक अदम एतमाद आए तो वो इस कंडीशन के ऊपर आए, कोई दूसरा जो भी गवर्नमेंट आती है, जो भी चाहे पीपल्स पार्टी का लीडर हो या कोई भी हो, वो फौरन एक इलेक्शन करवाए 3 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि ये सिर्फ एक वाहिद सोल्यूशन है। इस वक्त हमें जो इस वक्त मुल्क के जो खतरात हैं, चाहे वो अफगानिस्तान है, चाहे वो कश्मीर है, चाहे बलोचिस्तान के हवाले से है, जो हमारे अपने इस वक्त मिसाइल हैं, इसका एक ही हल है कि आपको एक दफ़ा से करेक्शन अप्लाई करनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। और उसका पहला स्टेप मैं समझता हूं कि तहरीक अदम एतमाद है, और अगर अपोजिशन यूनाइट हो जाती है, क्योंकि तारीख तो ये कहती है तहरीक अदम एतमाद कभी कामयाब इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, लेकिन अब हमारे हालात इस वक्त जो हैं उसमें अगर अपोजिशन एक दफ़ा अगर यूनाइट हो जाती है तो ये एक पहला स्टेप होगा कि जिसके बाद हम तवक्को कर सकते हैं कि अगला जो स्टेप है इलेक्शंस का वो हो, ताकि पूरा मुल्क इस टर्मोइल से, इस मेंटल एगनी से, ये जो इस वक्त हर पाकिस्तानी फील कर रहा है, हमारा मुआशरा उसका स्ट्रेस ले रहा है, हमारा मुल्क ले रहा है, उसको हल करने का सिर्फ और सिर्फ एक यही तरीका है। और ये वजह है कि मियां नवाज शरीफ की तरफ से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग उनकी तरफ से, आ रहे हैं सर, अभी तो आप नए हैं। देखें मैं एक तो मेडिकल एंगल है, मैं कुछ इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ। कल परसों मेरी किसी से मुलाकात हुई थी और वो उन्होंने बताया कि जी कि हम तो इनको जद्दा से इनकी मेडिकल के हवाले से हम चीज़ों को जानते हैं और इसमें कोई आयोटा ऑफ डाउट नहीं है कि इनकी मेडिकल कंडीशन वाकई जो बयान की जा रही है, और उसको फैसल सुल्तान जो है
वो था ना जिसने सबसे ज्यादा इसको इंडोर्स किया था, जो फूलों का वो बुके भी लेके गया था और उसने कहा था कि बिल्कुल ये सारा कुछ है। तो ये रिपोर्ट्स जो हैं ये तो अपनी जगह पे बिल्कुल मुस्तनद हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। दूसरी चीज देखिए, मैं अपना एक पर्सनल व्यू मैं कहूँगा, जिस मुल्क में इम्तियाजी एहतसाब हो रहा हो, मैं नहीं समझता कि उस मुल्क में अगर आपको टारगेट किया जा रहा है तो आपको वापस आना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि उनको हरगिज नहीं आना चाहिए जब तक इस मुल्क के अंदर एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट ना हो, सबके लिए यकसा एहतसाब ना हो। सायरा बानो साहिबा, मैं तो फिर वही सवाल पूछूंगा कि आप लोग किसी से राब्ता करते हैं जब, तो आपकी बात सुनी भी जाती है हुकूमती लेवल के ऊपर, या इत्तेहादी बराए नाम इत्तेहादी जब तक लटके हुए हैं एक बोगी की तरह, आप लोग अटके हुए हैं, ट्रेन चल रही है, इंजन के पीछे लगे हुए हैं? खुदा करे। अच्छा। एक तो आप इस प्रोग्राम का नाम नेशनल डिबेट के बजाय आज के प्रोग्राम का नाम अहमद जवाद साहब का इंटरव्यू रख लेते हैं। नहीं, सबको पूरा सुनने को मिलती है, सबको पूरा मौका मिल रहा है। आपको कोई नाराजगी है तो आप बात कर लें इनसे। नहीं, मैं आई अपोलोजाइज अगर मैंने ज्यादा टाइम लिया। नहीं, मेरी इनसे कोई नाराजगी नहीं, मैंने तो इनसे कोई ऐसे वो मतलब देखा। बाकी इत्तेहादियों का क्या मतलब, हम लोग अनकंडीशनल इत्तेहादी हैं और कभी जाकर कोई अपने ज़ाती मुफाद की बात मैंने नहीं की, या हम लोग भी जाते हैं तो वो लोगों के मसाइल या अवामी मसाइल ही होते हैं, कभी अपने उस ज़ात की बात नहीं की। बाकी अभी कंक्लूजन में दे देती हूँ, जो मैंने अहमद जवाद साहब की बात भी सुनी और जमशेद चीमा साहब की बात भी सुनी, बिल्कुल दे कि इत्तेहादियों को हमसे कोई ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो जाहिर है अब एक इतना मुल्की अदम इस्तेहकाम, माशरा किस तरफ जा रहा है, इकॉनमी किस तरफ जा रही है, तो उसमें हम लोग अपने ग्रीवेंसेस लेकर बैठे तो वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो जितने कॉन्फिडेंस से कह रहे थे तो वो मैं थोड़ा सा उनको मतलब कहना चाहती हूँ कि इत्तेहादियों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सबसे पहले तो आपकी एक बात तकलीफ़ देती है कि जिस वक्त किसी भी इत्तेहादी ने कोई बात की उसमें MQM या काफ लीग वाले तो फ़ौरन एक आ जाता है कि इत्तेहादी ब्लैकमेल कर रहे हैं। अरे ब्लैकमेल कर रहे हैं मतलब क्या, आपसे ब्लैकमेल कर रहे हैं, क्या दे सकते हैं आप लोग? और मतलब इस किस्म की गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। और उनकी भी रिस्पेक्ट है, आप ये कहना चाह रही हैं कि उनकी भी रिस्पेक्ट है? जवाब में कि हाँ, जो PTI को जी हाँ जी रिस्पेक्ट, ऐसे थोड़ी कि इत्तेहादी ब्लैकमेल कर रहे हैं, पर ब्लैकमेल तो आप लोग कर रहे हैं। हम लोग अगर साथ हैं तो वो हमारे पास पाकिस्तान कार्ड है, मुल्को अवाम का कार्ड है उनके लिए कि पाकिस्तान गैर मुस्तहकम ना हो, वो सूरत हाल ना हो कि जिससे जमहूरियत को नुकसान पहुँचे, उस वजह से हम लोग साथ हैं। वरना अदरवाइज़ ऐसी कोई मजबूरी नहीं है और ना कुछ ऐसा है कि जिसकी वजह से साथ हैं। और बाकी ये कि रिस्पेक्ट सबकी होती है, बहुत सारे ग्रीवियंसेस हैं और उसमें क्या मैं कहूँ, बहुत सारे ग्रीवेंसेस हैं। अब आप ये कहना भी चाहती भी हैं और कहना नहीं भी चाह रही हैं, में शामिल नहीं किया जाता। वो तो काफ लीग और MQM थोड़े से अपने वो एहतजाज करती हैं तो वो फिर वो बात हम लोगों की टेबल पर भी आ जाती है, वरना अदरवाइज जो भी चीज़ बेस होती है वो इतना हम लोगों को पता नहीं होता। मुझे क्या, बाकी MNS को भी नहीं पता होता। जो एक अगर इस हुकूमत का मेरे ख्याल में जो मुझे जो चीज़ वो होती है कि जिससे ज़ाहिर है ये हुकूमत या ये अवामी नुमाइंदे मजबूत नहीं होते, वो हमारे पैराशूटर्स हैं। वो पैराशूटर्स हैं और आप किसको पैराशूटर्स कह रही हैं? किसी का से दूर रखा हुआ है और पैराशूटर्स। अब जो ज़ाहिर इलेक्टेड नुमाइंदे नहीं है और वो कैसे भी आकर मतलब काबीना में होते हैं या आप मुझे तो नहीं कह रही पैराशूटर, आप अहमद जवाद साहब को कह रही हैं पैराशूटर? नहीं वो नहीं एक सेकंड में पूछने देना। नहीं जी मैं नहीं, आप क्या चीमा साहब को कह रही हैं या बुक्टी साहब को कह रही हैं? नहीं उनको नहीं कह रही, अब डायरेक्ट मैं किसी का नाम नहीं ले रही, बट जाहिर है ये देखें ये प्रॉब्लम है ना हमारी पॉलिटिक्स का। ठीक है मैं चीमा साहब की तरफ जाता हूं। ऐसे तो नहीं ना, मतलब मैं अवामी नुमाइंदा हूं, मुझे अवाम के पास जाना है, मैं किसी फैसले में क्यों नहीं हूं? एब्सोल्युटली, अगर मिनी बजट बनता है चीमा साहब कोई खौफ खतरा नहीं है 27 फरवरी या 23 मार्च को, कोई खौफ खतरा नहीं है चीमा साहब? देखिए मैं कह रहा हूँ कि देखें बेसिकली हमने लॉजिकली देखना है चीज़ों को, और लॉजिकली ये है कि मैं बार बार एक बात कर रहा हूँ कि बेसिक सवाल तय होंगे तो फिर खतरा शुरू होगा। बेसिक सवाल जिस तरह अहमद जवाद साहब कह रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है कि जल्दी इलेक्शन हो, यही बेसिक पॉइंट ऑफ कंटेंशन है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस है पीपल्स पार्टी और नून लीग का। ठीक है,
और फिर वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, इख्तियारात की तकसीम कैसे होगी, ये एक बेसिक चीज़ें हैं। ये बेसिक चीज़ें वो तय किए बगैर, असल में शहबाज शरीफ साहब का देखें, शहबाज शरीफ साहब को एक गिरफ्तार होने का खतरा है। ये 16.3 अरब जो अभी उनका FIA में केस गया है, ये पहले उनका नैब में केस है, उसमें शहबाज शरीफ साहब को वाकई सीरियस थ्रेट है गिरफ्तार होने की। शहबाज शरीफ साहब को, और पता है आपको शहबाज शरीफ साहब कमर में दर्द बहुत होता है, ठीक है, और इस फैमिली का आप कोई अच्छा रिकॉर्ड कभी भी नहीं रहा ये जो हार्डशिप को फेस करने का। मियाँ साहब को जब भी गिरफ्तार हुए भाग गए इस मुल्क से, या मैं भाग गए ना कहें कि किसी न किसी ने मैनेज करके जो कुछ भी किया उन्होंने कभी फेस नहीं किया। भुट्टो खानदान के इस मामले में बेहतर ट्रैक रिकॉर्ड है, मियाँ साहब का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत मठ है इस मामले में। सो आप कह लें कि जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं वो हेस्ट में जैसे कहते हैं ना एक आड़ियाँ जाड़ियाँ कर रहे हैं, अदरवाइज कोई चीज़ बेसिक है नहीं। दूसरा यह है कि देखें इस वक्त आपको खारजा महाज पे 2 बड़ी कामयाबियां मिली। चाइना से मिली आपको 20 अरब डॉलर की आपके पास इन्वेस्टमेंट आ रही है, आपको इंटरनेशनल एंडोर्समेंट मिली रिगार्डिंग गवर्नेंस में आपका एहसास प्रोग्राम जो उसे कहा गया कि सेफ्टी नेट का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। क्लाइमेट चेंज की आपको लीडरशिप मिली। फिर आपको आप कह लें कि ये जो हेल्थ कार्ड का था, ये इतनी बड़ी ये जो सारी लीडरशिप मिली है ना, मसला ये है सर, उन वजारतों को कुछ नहीं मिला तारीफी इसनाद में। मैं खारजा ताल्लुकात के ऊपर तारीफी इसनाद में कुछ नहीं मिला, वजारत खजाना को कुछ नहीं मिला, क्लाइमेट चेंज वाली स्टेट मिनिस्टर रो रही है, और जिनको मिला है उनका रोना अपनी जगह पर है। तो जमशेद इकबाल चीमा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर राजनीतिकार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद जवाद साहब, आप ये मिलन ज्वाइन करने के बाद पहली दफ़ा किसी के शो में स्टूडियोज में तशरीफ ले गए, वैसे ऑन एयर है पहली दफ़ा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सायरा बानो साहिबा टीवी पे नहीं जाती हैं, मेरे पास मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट पे आई हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मीर सरफराज बुगटी साहब हमारे साथ कमिटेड थे स्टूडियोज़ आने के लिए, लेकिन उनका कोई डिनर आ गया और अर्जेंट डिनर था, पता नहीं कहाँ से आया, तो वो वहाँ चले गए, तो उनकी मसरूफियत थी, उसके बावजूद शामिल हुए, उनका बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, आगे आने वाले 5-6 हफ्ते पाकिस्तान की तारीख़ में, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर बड़ा भौचाल मचा सकते हैं। या तो तारीख एक तरफ होगी या दूसरी तरफ होगी, और 2 तारीखें एक दूसरे के आमने सामने हैं। एक वज़ीर आज़म के 5 साल मुकम्मल ना करने की तारीख, और दूसरा तहरीक अदम एतमाद के कामयाब ना होने की तारीख। अब क्या होता है ये चंद दिनों में क्लियर हो जाएगा। जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।